नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार की ओर से। और आज हम मैथमेटिक्स की क्लास लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आप लोगों को एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो मिल सकते हैं रखे हुए, लेकिन कुछ संख्याओं का फेरबदल हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों। और मेरे प्रश्न जो दिए गए हैं यह बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन लाता हूँ, जो एग्जाम में आते ही हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। आपको मैं जितना दिखा रहा हूँ, मैथ में जितना पढ़ा रहा हूँ, बस उसी को पढ़ते जाइए दोस्तों, तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्कूल बस गांव से स्कूल तक एक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। 12 किलोमीटर की गति से चलती है और 8 मिनट देरी से पहुंचती है। और अगले दिन वही बस दोस्तों 20 किलोमीटर की गति से चलती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा km पर आवर, ये जो दिया गया है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा का ये चिन्ह दिया गया है कि वह 20 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है दोस्तों, और समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। अगर वह 12 किलोमीटर की प्रति घंटा की दर से चलती है तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है तो दोस्तों 10 मिनट पहले पहुंच रही है। और स्कूल के बीच की दूरी पूछ रहा है कि क्या होगी, गांव और स्कूल के बीच की दूरी बताना है दोस्तों। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों जो आता है आप लोगों के बीच में। यह हम पहले का सोल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल से बस के एक गांव की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हो 10 किलो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। जब उसमें बोला जाए कि ऐसा संबंध हो कि बीच की दूरी पूछ रहा हो दोस्तों, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समयांतराल। दोस्तों यहाँ जगह कम है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। यहाँ होगा समयांतराल। समयांतराल से तात्पर्य है समयों का समय, जो समय दिए गए हैं वह समय से तात्पर्य, या फिर आपको यहाँ पे समय भी लिख सकते हैं आप दोस्तों, जो समय दिया गया है। अब जो समय दिया गया है समय लिख दीजिए दोस्तों, समयांतराल मत लिख लीजिए, समय लिख लीजिए आप लोग, समय देख लीजिए तो हमें भी सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाएगी। यह जो है समय है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं चालों का गुणनफल। और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, जब विशेष एक नियम है, जब कहा गया हो कि दो दूरियां दी गई हैं और ये कहा गया हो कि 8 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले पहुंचती है। जब देरी और पहले की बात कही जाए तो यहाँ पे देरी और पहले की बात की जाए, जो ये समय दिया गया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला फिट होता है। यहाँ पे देरी और पहले, देर या पहले जब दिया गया हो तो दोस्तों हमें टाइम को ऐड करना है। अपोजिट जब दिया गया हो तो हमें टाइम को ऐड करना है। और अगर देर दिया गया हो तो हमें दोस्तों टाइम को माइनस करना है, घटाना है। और अगर जल्दी या पहले दिया गया हो दोस्तों तो भी हमें घटाना है। कुल मिला के निष्कर्ष इसका अर्थ यह निकल रहा है कि अगर अपोजिट हैं तो प्लस करना है, सेम है, या देर या देरी जल्दी या पहले देर से या जल्दी से, तो इसमें अगर सेम है तो माइनस करना, घटाना है, और अगर अपोजिट है तो प्लस करना है। तो दोस्तों हम इसी के ऊपर अब डिपेंड होते हैं, इसी क्वेश्चन में फॉर्मूलों के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है यही कह रहा है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल बस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई, दूसरी चाल क्या दी गई है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चालों का अंतर दिया गया है, चालों का अंतर पूछ रहा है। तो 20 में से 12 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 20 में से 12 को घटाएंगे तो दोस्तों 8 आ जाएगा। और समय पूछ रहा है तो समय 8 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, 8 मिनट देरी और 10 मिनट पहले कहा गया है। देर और पहले से बताया मैंने कि प्लस होना है टाइम को, तो 8 और 10 हो गया दोस्तों 18 मिनट। 18 मिनट हुआ है। यह हमारा प्रति घंटा के हिसाब से दी गई है चाल हमारी, यह मिनट हो रहा है तो हमें बटे में 60 करना पड़ेगा, जिससे कि यह दोस्तों घंटा में परिवर्तित हो जाए। घंटा में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों 60 का भाग देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। 20 एकम 20, 20 × 30 60, 30 × 18 और 4 दूनी 8, 4 × 12 और 2 एकम 2, 2 × 6, 3 एकम 3 त्रिका 9 किलोमीटर जो है यह दोस्तों गांव से स्कूल की दूरी कितनी है दोस्तों, स्कूल और यह हमारा गांव है, इसके बीच की दूरी जो है 9 किलोमीटर है दोस्तों। 9 किलोमीटर हमारे गांव से, गांव की और बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर यह हमारी दूरी है, गांव से स्कूल के बीच की दूरी 9 किलोमीटर है दोस्तों। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मैंने बताया जब कभी ऐसा दिया गया हो, दो पूछा गया हो कितने की चाल से चल रहा है, इतनी देर से पहुंच रहा है या पहले पहुंच रहा है, फिर इतने की चाल से चल रहा है, तो पहले या जल्दी जो भी बोला गया है, तो चालों का गुणनफल, चालों का अंतर गुणा समय, समय अंतराल या समय। दोस्तों समय लिखेंगे या समय अंतराल लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर समय लिख रहे हैं तो मैंने बताया कि अगर देर और पहले अपोजिट हैं तो प्लस करना है, देर देर है तो माइनस करना है, पहले पहले है तो माइनस करना, और पहले जल्दी पहले देर है तो आपको प्लस करना है। बस यही खेल है दोस्तों, इतना है। वैसे यह एक लाइन का सॉल्यूशन था, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, नहीं तो 12 गुणा 20 बड़ा 8 गुणा 18/60 इसको सॉल्व करके सीधा 9 किलोमीटर आंसर आ जाता दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को इसी प्रकार की ट्रिक्स दे दी जाएंगी, और आशा करता हूं जो मैंने कल क्लास डाली थी, आज डाली थी, कल क्लास जो मैंने वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डाली है, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और मददगार साबित होगी आप लोगों के एग्जाम में। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी प्रकार की क्लासेस और लेके आऊँगा ट्रिक्स के माध्यम से, जो बहुत ही अच्छी ट्रिकों की होती है क्लास। दोस्तों गर्मी बहुत है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन हमारा हो चुका है दोस्तों, हम इसको इरेज किए दे रहे हैं, जिससे कि हमें भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। थोड़ा सी मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं, कोशिश करूंगा मैं बड़े अक्षर लिखने का आप लोगों के लिए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा। एक लड़का अपने बाइसिकल से तात्पर्य है दोस्तों साइकिल बोल रहा है वह इंग्लिश में, क्योंकि बाइसिकल बोलते हैं, हिंदी में साइकिल भी बोलते हैं। तो एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक लड़का 10 किलोमीटर की दूरी अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा दोस्तों, इसकी शायद स्याही खत्म हो गई दोस्तों। औसत दूरी पूछ रहा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है दोस्तों। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों। औसत चाल पूछ रहा है कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि कुल दूरी जो दी गई है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यह होता है दोस्तों। अब हमें कुल दूरी तो दिख रही है कि यार 10 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ 12 किलोमीटर चल रहा है, तो हम यहाँ पे दोस्तों कुल दूरी बराबर कितनी लिख सकते दोस्तों, 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर।
तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर हो गई दोस्तों हमारी कुल दूरी। अब 22 किलोमीटर हमारी कुल दूरी हो गई है दोस्तों। अब हमें बताना है, वह पूछ रहा है कि कुल दूरी तो आ चुकी है, लेकिन कुल समय कैसे निकलेगा? तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है दोस्तों। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ भी गए होंगे, मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिखा है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। दूरी बटा चाल होता है। तो यह दिख रहा है कि यह 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और 12 किलोमीटर की दूरी फिर 10 किलोमीटर अपोजिट है। तो हम कुल चाल निकालने के लिए दोस्तों कुल चाल निकालेंगे कैसे दोस्तों? कुल चाल बराबर 10 किलोमीटर की दूरी 12 की दूरी बटा चाल, धन दूसरी क्या है? 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। यह दूरी बटा चाल, यह दूरी बटा चाल, यानी कि हम कोष्टक में लिख सकते डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया है दोस्तों। अब यह कुल दूरी बटा चाल है। कुल दूरी बराबर कुल समय बराबर होगा दोस्तों। यह समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ मैं थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर गया हूँ, समय हो जाएगा दोस्तों। समय, कुल समय बराबर, तो कुल समय बराबर 10 बटा 12 और 12 बटा 10। 10 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो डिस्टेंस अपॉन सॉरी स्पीड, टाइम नहीं स्पीड आ जाएगा, यह स्पीड, चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यह दूरी बटा चाल, यह है फॉर्मूला जो दिया गया है समय बराबर, ये इसी को हमने फॉलो किया। अब हम इसका ले लेंगे दोस्तों एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 12 धाम 120 आ जाएगा दोस्तों एलसीएम। एलसीएम लेने की ट्रिक आपको मैम ने पढ़ाई होगी। 12 10, 2 से काटा 2 चिक 12, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30 दूनी दोस्तों 12 10। 12 10 का एलसीएम 120 लिया गया है। 2 से दुत्ती, फिर दुत्ती 6, फिर 5, और दोस्तों फिर 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60 भी आ सकता है, और 120 भी ले सकते हैं, आपको जो प्रॉफिट लगे, क्योंकि उसका गुणनखंड हो सकता है। मैंने 120 लिया, आप कहते हैं तो 160 भी ले सकते हैं, उसका एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं। चलो 60 ले लेते हैं, जैसे 60 लें या 120, जो भी आपको सुटेबल लगे, 60 लें या 120 कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों 120 भी ले सकते हैं और 60 भी ले सकते हैं। मैंने 120 लिया क्योंकि मुझे सॉल्व करने में उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उसमें सॉल्व करने वो संख्याएं जो आएंगी वो इससे जल्दी कट जाएंगी दोस्तों, डिवाइड हो जाएंगी। तो 12 धाम 120, 10 धाम 100, 10 12 कितना होता है दोस्तों? 12 धाम 120, यानी कि 10 12 में 120, 12 12 144 वर्ग मैंने कल भी बताए थे आप लोगों को, याद करने दोस्तों। जिसने याद की बहुत अच्छा, और जिसने नहीं याद किए उसके लिए भी बहुत अच्छा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और नहीं करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप करेंगे तो 244 बटा 20 जो आ गई है, या 120, 244 बटा 120 क्या आ गया हमारा दोस्तों? कुल समय आ गया है। कुल समय दोस्तों यही आ गया है, कुल समय यह आ गया। कुल दूरी ये दी गई है, कुल दूरी ये है, कुल समय ये है। तो दोस्तों हम इसको फॉर्मूला में रख सकते हैं दोस्तों। इसके फॉर्मूला हम यहाँ पे रखे दे रहे हैं कि जैसे कि कुल दूरी क्या है? 22 किलोमीटर, और कुल समय कितना है? 244 बटा 120। 120 यह जो नीचे है यह ऊपर पहुँच जाएगा दोस्तों। तो इसको हम 22 गुणा 120 बटा 244। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो सॉल्व करने के लिए 4 × 12 30 आ गया, 4 × 6 24, 4 × 1 4 आ गया दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करना है तो 22 × 66 660 बटा 61 आ गया दोस्तों। 660 बटा 61, 22 × 66 660 बटा 61 आ गया। इसको सॉल्व करना है। 61 एकम दोस्तों 61 होता है। यह हम इसको भाग देंगे, या फिर ऐसे भी कर लीजिए आप, भाग विधि से भी दिखा दे रहे हैं। 660, 61 एकम 61, 200, 5 बचा, 50 कर दिया, नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे दोस्तों। कितने? 500 हो गया। 6 48, मतलब कि 8 एकम 8, 8 6 48, 488 आ जाएगा दोस्तों। 10 में से 8 गई दोस्त, बस ज़्यादा नहीं जाना हमें, इतना ही हमारा आंसर चाहिए दशमलव की बात का।
तो 10.8 क्या आ गया दोस्तों हमारा, यह औसत चाल आ चुकी है। 10.8 जो आई है दोस्तों, यह हमारी औसत चाल आ चुकी है। औसत चाल हमारी इसकी दोस्तों 10.08 वो 10.8 आ चुकी है। यह हमारी औसत चाल है तो दोस्तों दूसरे नंबर का आंसर 10.8 है, क्योंकि उसने पूछा औसत चाल। तो दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला जो है होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो 10-12 किलोमीटर बटे 22 किलोमीटर, कुल समय बराबर तो दूरी बटे चाल। तो इसने 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की, 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की। दोस्तों बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है। अब इसके आगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10-144 बटा 120 और 244 बटा 120, यह है आगे हमारा कुल समय। कुल दूरी हमें 22 किलोमीटर। तो इसी प्रकार को सॉल्व करते हुए दोस्तों 10.8 आ गया हमारा आंसर। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को थोड़ी सी जगह कम थी लेकिन समझ में आ गया होगा। जो कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं उसको ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ी सी राइटिंग प्रॉब्लम भले ही हो सकती है दोस्तों, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं ट्रिकों के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि पेपर में मुझे टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसा कर दूंगा कि टाइम की बचत हो, हर हाल में टाइम की बचत हो दोस्तों, किसी भी प्रकार से टाइम की बचत चाहिए मुझे। अब दोस्तों हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आप समय समय पर दोस्तों स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, क्योंकि मुझे स्पेस कम होने के कारण बार बार क्वेश्चन को इरेज करना पड़ता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उसके लिए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोस्तों 25,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यह है तो मिनटों में सेकंडों में सॉल्व करने वाला, लेकिन मैं इसको और जल्दी से जल्दी मिनी सेकंड में सॉल्व करने को बताऊंगा। इसको दोस्तों जो करने का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन क्या है, तीसरे नंबर का सॉल्यूशन है क्वेश्चन यह पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों इसे इंग्लिश में। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में CI भी बोल देते हैं दोस्तों। शॉर्ट में CI बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यह चक्रवृद्धि ब्याज है, या फिर चाओ ब्याज लिख देते हैं दोस्तों। तो 5% की दर से, अब ये इसके लिए फॉर्मूला होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R से तात्पर्य रेट है, दर बटे समय माइनस 1। यह दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के, यह चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है यह है। अब हम इस फॉर्मूले में रखें तो बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस, और मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मेरा मूलधन है 25,000 रुपये। 25,000 को अगर मुझे दोस्तों 25,000 को अगर मुझे 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मैं इसको 2 साल में निकालना है। अगर हम पहली साल 5% की दर से ब्याज निकालेंगे तो दोस्तों वह ब्याज नॉर्मल ही होता है, 25 पंचे 125 1250। फिर दूसरे साल में 1250 रहता है और इस ब्याज पे फिर ब्याज चलता है दोस्तों। ये जो है इस प्रकार से होता है दोस्तों। अब आपको बता दूं जो दिया गया है कि 1250, इस हिसाब से तो 2 साल, यह 1 साल का ब्याज है। अब हम 25,000 को हम अपनी ट्रिक से बताना चाह रहे हैं कि 25,000 को 5% कैसा निकाला जाता है। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, यह जो दिया गया है 25,000, 5% दिया गया है, तो हम इसको 5% निकालने के लिए आपको यहाँ शॉर्ट में बता दे रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ सॉल्व करूँगा आपको दिखाए समझ में नहीं आएगा। 25,000 का 5/100, 100 की 2 जीरो घटा दी, 25 पंचे 150, 1250 आ गया दोस्तों। तो मैं 25 का 12% निकाल रहा हूँ, 2 जीरो ये हटा देंगे क्योंकि 100 से कट जाएंगे, और यह जो है इसका इंटू हो जाएगा, तो 25 पंचे 125 और जीरो की जीरो आ गई दोस्तों। यह 1 साल का निकला हमारा, पहली साल। फिर दूसरी साल का निकालना दोस्तों, तो दूसरी साल का भी हमें इतना ही ब्याज मिलेगा मूलधन पर, 25,000 पे इतना ही ब्याज मिलेगा। लेकिन फिर दूसरे साल पे क्या हो जाएगा, जो ब्याज दिया गया है उस ब्याज पे ब्याज मिलेगा दोस्तों। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो साहूकार लोग आप लोगों को ब्याज वो देते हैं, लोन देते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों, उधार देते हैं रुपए, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज पे देते, ना कि साधारण ब्याज पे। इसीलिए वो लोग साहूकार कहलाते, लाला लोग, बानिया लोग। बुरा मत मानना जो हमसे बानिया लोग जुड़े हुए हैं। तो 1250 प्लस, अब मुझे इस पे चाहिए 5% की दर से, तो इसको 1250 का मैं करूंगा तो 62.5 आएगा। इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे कैसे, 0 से 0 काट दिए दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 125/2 है दोस्तों। इसको सॉल्व करने का एक फंडा होता है, देखो यह जो 125 दिया गया है इसमें 100 है, 100 का आधा कितना, 50, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, कितना हो गया दोस्तों, 5 2 5 1 6, 62.5 आ गया दोस्तों। कुछ भी हो उसको तोड़ दीजिए, मैथ में तोड़ सकते हैं आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 62.5 को हम इसमें जोड़ देंगे, 62.5 इसमें जोड़ देंगे, तो 5 2 5 6 5 11 और 2 1 3, 1312.5 यह आ गया, और यह इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों 1250 और 1312.5। यह जो है दोस्तों 3 2 5 15 2562 लगभग 3162 सॉरी, 5 2 5 1 6 और 2 2 5 और 1 2 2562.5 जो आएगा दोस्तों, यह हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यह इतने रुपए है दोस्तों, हाँ रुपए है, इतने रुपए दोस्तों इसको ब्याज मिलेगा, इतने रुपए का ब्याज मिलेगा 25,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और अगर हम कहते साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मिलता, तो वह सीधा फंडा होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप जानते हैं P को मूलधन, R को दर और T को समय। तो मूलधन क्या है 25,000, या फिर इसी को जोड़ दीजिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 2400, 50 50 100 कितना हो गया 2500 रुपये मिलेगा। लेकिन जो 62.5 जो मिल रहा है यह चक्रवृद्धि ब्याज का फंडा है दोस्तों। इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 2 गुणे 5% की दर से बटा 100, 0 से 0 काट दिए दोस्तों, 5 दूनी 10, 25 धाम 250 और 1 0 की 0, 2500 यह आ गया दोस्तों हमारा क्या, साधारण ब्याज। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए समझाना पड़ा, क्योंकि इस फॉर्मूले से करते आप दोस्तों, तो इस फॉर्मूले से ही बता दे रहे हैं। इस फॉर्मूले से करने में आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता, क्योंकि दोस्तों P 25,000 जो दिया गया है, फिर 25,000 के बाद दोस्तों ये जो हमारा कोष्टक दिया गया है 1 प्लस R क्या दी गई है 5%, 200 की घात 2, और यह -1 इसलिए लिखा है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। यहाँ पे CI निकालना है दोस्तों। तो हमें तो 25,000 यह 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 20 हम 100, 20 एकम 20, 20 और 1 21/20 आ जाएगा दोस्तों, उसकी घात 2 -1 कोष्टक बंद 25,000। अब इतना सब करना पड़ रहा है आप लोगों को, वहाँ जल्दी हो जाएगा जितना प्रैक्टिस करेंगे। इसका होता है 21 का 441 वर्ग, इसका 20 का 400 -1 बटा जो 25,000, यह हमारा ये कोष्टक आ गया। 441 में से 400 को घटाएंगे 25,000 गुणा 441 में से 400 घटाएंगे 41/400, 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 दूनी 4, या फिर 4 से सीधे 2 दूनी 4 आ गया दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर इसको काट देंगे 62.5, वो सॉरी 2 6 12, 2 दूनी 4, हाँ 62.5, इसको इंटू करेंगे तो दोस्तों वही आंसर आएगा जो हमारा कितना आ रहा है, यह 2500 आएगा, वो 2500 नहीं दोस्तों 2532। इसको इंटू करते हैं हम दोस्तों। इंटू करने के लिए हमने लिया 4 पंचे 20, 4 दूनी 8
इसको सीधा सीधा मैं इंटू कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसको इंटू करने के लिए ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हम 40 मान लेते हैं, फिर 1 का इंटू बाद में कर देते हैं। तो 4 का इंटू पहले करेंगे, 4 पंचे 20 और 2 आ गई, 4 दूनी 8 और 2 10 आ गई, 1 आ गया और 4 छिंग 24 1 25, तो ये आ गए 25, ये आ गए। और दोस्तों 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 62.5 यहाँ आ जाएगा, तो 62.5 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, 2562.5 यह हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेथड लंबा है, इसमें शॉर्ट है। इसको आप तोड़ेंगे जितना ज़्यादा, तोड़ने में आसान होगा दोस्तों, तोड़ के जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत गर्मी होने के कारण बार बार मुझे पसीना साफ करना पड़ रहा है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसको इरेज करे दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट समय समय पे लेते रहें। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन जो ख़त्म हो चुका, अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? चौथा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह भी हमारा कुछ चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से मिला जुला लग रहा है मुझे। यह दोस्तों हमारा दिया गया है, यह जो आंसर लिखा रह गया है, यह पुराना आंसर है, इसको भी इरेज कर दें। अब यह दिया गया है दोस्तों, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से, यदि किसी मूलधन पर 12% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि चाओ ब्याज लिख दिया, यह चक्रवृद्धि है यानी कि CI है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है, तो चौथे वर्ष के बाद यह राशि क्या होगी? जो यह राशि दी गई है ब्याज की, यह चौथे वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ब्याज की राशि पूछ रहा है, चौथे वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? तो हमें ये पता है 3 वर्ष के बाद तो हमारी कितनी दी गई है दोस्तों। सॉल्यूशन है हमारा चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष के बाद जो दी गई है राशि, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 12,000 रुपये दिया गया है हमें। अब हमें 1 साल का और ब्याज चाहिए दोस्तों। तो मैंने बताया था कि ब्याज पे ब्याज चलता है दोस्तों, ब्याज पे ब्याज चलता है। अब हमें 12,000 तो दिया गया, चौथे वर्ष के अंत में पूछ रहा है कि ब्याज राशि क्या होगी चौथे वर्ष के अंत में। तो चौथे वर्ष के अंत में हम इस पे केवल और केवल साधारण ब्याज वाली नीति अपनाएंगे 1 साल के लिए, क्योंकि 12,000 जो दिया गया है 12,000 तो रहेगा ही हमारा यह, प्लस 12,000 गुणा कितना, दर कितनी है 12% की दर से 1 साल का बटे 100, 0 से 0 काट दिया दोस्तों, 12 12 144, 1440 तो दोस्तों यह आ गई हमारी। और 12,000 तीसरे साल तक की थी, तो यह जोड़ देंगे तो दोस्तों कितनी राशि हो गई, 0 4 4 3 2 1 3, 1340 रुपये हमें चौथे वर्ष के बाद मिलेगी सर दोस्तों। चौथे वर्ष के बाद राशि यह हमें 13,440 रुपये मिल जाएगी दोस्तों। यही हमारा अंतिम आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यह इसलिए उन्होंने कहा 3 वर्ष के बाद में 12,000 है, तो चौथे वर्ष के बाद में यह राशि क्या होगी? तो चौथे वर्ष के बाद में यह राशि 13,440 रुपये हो जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों 5वें नंबर की क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। यह इसी प्रकार के एग्जाम में दोस्तों आते हैं क्वेश्चन जो आप लोगों को थोड़े से टफ या भाषा देखने की वजह से डर लगने लगता है कि ये भाषा कहाँ से आ गई। भाषा देखते ही लोग डर जाते हैं दोस्तों, और भाषा से डरना नहीं है, भाषा में ही हमारी आशा होती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 5वें नंबर की क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन जो कह रहा है यह हमारा नाव और धारा और नाव से आ गया दोस्तों। धारा और नाव, धारा नाव वाले क्वेश्चन से आ चुका है दोस्तों, जो कह रहा है कोई आदमी धारा के अनुकूल से मतलब है धारा के साथ, या फिर जब आप नदी में जाएंगे, नाव चलाते हो, धारा बह रही हो और धारा जिस दिशा में बह रही हो उसी दिशा में आप नाव चलाते जाएंगे, तो यह धारा के अनुकूल कहलाएगा।
धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में नाव धारा यानी कि नदी जिस दिशा में बह रही है और आप उसके विपरीत नाव लेके आ रहे हैं तो यह प्रतिकूल हो जाएगा दोस्तों। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं चाल से नाव चला सकते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? अगर वह नदी नहीं बह रही है, पानी स्थिर है यानी कि जैसे तालाब में स्थिर रहता है या फिर कोई लहर नहीं चल रही है तो क्या होगा दोस्तों? तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर दोस्तों। इसका सॉल्यूशन जो कहता है 5वें नंबर का सॉल्यूशन हमारा है जो दोस्तों 5वें नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा को हम मानते हैं, धारा को बोला जाता है इंग्लिश में स्ट्रीम भी बोला जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर पानी के लिए वाटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा नॉर्मल लिख सकते हैं धारा प्लस नाव। तो दोस्तों हम लिख रहे हैं धारा, कोई आदमी धारा के साथ, आदमी से तात्पर्य है कि मेन आदमी मतलब नाव के साथ धारा के प्रतिकूल, तो हम आदमी को कुछ भी ले सकते हैं या फिर नाव मान लीजिए, नाव समझ लीजिए, आदमी तो नाव चला रहा है ना दोस्तों, नाव चला रहा है या नाव चला सकता है तो नाव के लिए हम इंग्लिश में बोट बोल सकते हैं, बोट। धन, क्योंकि हम धारा के साथ चल रहे हैं तो हमारी और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी, तो बोट प्लस वाटर की चाल, पानी की, या फिर स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, उसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो यह क्या दी गई है दोस्तों? क्या दी गई है? टोटल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है दोस्तों। और धारा के प्रतिकूल मतलब कि बोट माइनस वाटर, धारा, और अगर आप जाएंगे विपरीत दिशा में तो यह इस तरफ बह रही है ना, पानी इस तरफ बह रहा है, आप जा रहे हैं इस तरफ, तो आपकी और उसकी चाल घटती जाएगी दोस्तों प्रतिकूल में। तो यह एक्स बी माइनस डब्लू क्या आ जाएगी दोस्तों? यह हमारी क्या आ जाएगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बी को जो है नाव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, इंग्लिश में इसको BOAT बोट बोलेंगे, और पानी W वाटर, वाटर है यार दोस्तों, वाटर है दोस्तों। और इसको स्ट्रीम भी बोलते हैं, एस से स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि धारा, धारा के लिए STREAM स्ट्रीम दोस्तों, स्ट्रीम बोलते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके आगे, यह दिया गया है, इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो हमें यह दिख रहा है कि यह इसके बराबर यह है, इसके बराबर यह है, तो यह हमारा सेम फॉर्मूला दिख रहा है दोस्तों। इसमें को अब हमें इसको घटाना पड़ेगा तब हमारी नाव की चाल निकलेगी, क्योंकि यह पानी की चाल प्लस माइनस में है और नाव की चाल दी गई है, तो यह घटाएंगे तो नाव की चाल निकल आएगी दोस्तों। तो हम इसको काट देंगे, पानी प्लस का है और पानी माइनस का है तो काट दिया दोस्तों। 2b यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं क्योंकि इसको, तो 2b आ गया है, b और b कितना हो गया दोस्तों? 2b, और 15 और 9, 9 5 14, 24 हो गया यह है। तो दोस्तों एक b बराबर आ जाएगा हमारा 24/2, यानी कि b बराबर आ गई हमारी नाव की चाल क्या आ गई दोस्तों? 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर हमारी नाव की चाल आ गई है। क्या आ गई दोस्तों? नाव की चाल, नाव की चाल क्या? नाव की चाल नहीं तो हाँ, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि ये नॉर्मल नाव की चाल है, इसमें अब हमने यह नहीं जोड़ी है, पान धारा की चाल कुछ नहीं जुड़ा हुआ, केवल और केवल नाव की चाल है। अगर वो पूछता धारा की चाल कितनी है इसी में, तो दोस्तों इसी को सॉल्व करने के लिए धारा की चाल अगर पूछी जाती तो हम b की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं। b प्लस W = 15 दिया गया है, तो b की वैल्यू हमें 12 पता है, प्लस W बराबर 15, तो W बराबर 15 में से 15 और इससे प्लस है तो इस तरफ आएगा दोस्तों माइनस का, तो W बराबर 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पानी धारा की चाल, धारा की चाल यह हमारी दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल यह दी गई है।
अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 3 15 हो गया, और अगर विपरीत चल रहा है 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो गया। हम सेटिस्फाइड हैं दोनों प्रकार से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट करने की ओर कुछ क्वेश्चंस की। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों आज हम फिर दूसरे क्वेश्चंस लेके आए हैं। हम पहले सॉल्व करेंगे 10वें नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि जगह की शॉर्टेज होने के कारण बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अधिकतर पेपर में आता है। जो लोग पेपर देने जाते हैं वो लोग देखिएगा ज़रूर, आप मिलाइएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन रखे मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते जाएं तो गारंटी देता हूँ मैथ्स में मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। आप लोगों को नंबर बस आपका मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना, आप पढ़ने में कसर मत रखिए, मैं पढ़ाने में नहीं रखूँगा। गारंटी देता हूँ पूरे में पूरे नंबर लेके आओगे। बस 1-2 नंबर का अगर गलती करते हो तो स्वयं से तो ही होगा, नहीं तो मेरी तरफ से तो 100% की गारंटी है कि मैथ में आप मैथ के तो जीनियस हो जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है एक जीप और ट्रैक्टर, एक कार, एक जीप और एक ट्रैक्टर है दोस्तों, की गति का अनुपात क्रमशः, गति का अनुपात उनकी चाल या गति बोल सकते हैं, उनका अनुपात 3:5:2 है, 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति की 250% है। और जो से तात्पर्य रीजनिंग वाले सर ने, आशीष सर ने आपको बताया होगा, जो का मतलब होता है बाद वाले की चर्चा कर रहे हैं। तो बाद वाले के लिए जीप दिया गया यहाँ, क्योंकि कॉमा के बाद में जीप और ट्रैक्टर की बात हो रही है, तो जो दिया गया है या ट्रैक्टर की चर्चा कर रहे हैं। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर तय करता है, और तय करता है 360 किलोमीटर 12 घंटे में। कार तथा जीप की गति मिलाकर औसत गति क्या होगी? कार तथा जीप की औसत गति क्या होगी दोस्तों? तो कार तथा औसत गति बतानी है उसकी, कार और जीप की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए और बने रहिए दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। अब हम देखते हैं 10वें नंबर का सॉल्यूशन दोस्तों। 10वें नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है? एक कार, एक जीप और ट्रैक्टर। हम कार को कार लिखे दे रहे हैं, फिर जीप लिखे दे रहे हैं, और दोस्तों ट्रैक्टर लिखे दे रहे हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से, इसको करेंगे जे से जीप, और इसको सी से। दोस्तों वह कह रहा है कार, जीप और ट्रैक्टर का अनुपात जो है वह कितना दिया गया? 3:5:2। 3:5:2 यह इनकी चालों का अनुपात है दोस्तों, चालों का अनुपात है दोस्तों, चालों का अनुपात है यह दोस्तों, चालों का अनुपात है यह। अब दोस्तों जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 दूरी तय कर रहा है। ट्रैक्टर जो है हमने बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यह इसमें 12 घंटे दिया गया है और 360 दूरी दी गई है, 12 घंटे समय दिया गया है, चाल ज्ञात करना है। तो ट्रैक्टर की चाल के लिए 360 किलोमीटर बटे 12, 12 एकम 12, 12 × 36 30, इसकी जो चाल निकली 30 किलोमीटर पर आवर निकल के आई, क्योंकि यहाँ घंटे और ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर घंटा यह स्पीड निकल आई किसकी दोस्तों? ट्रैक्टर की। अब वह बोल रहा है कि ट्रैक्टर की गति की 250% है, किसकी? जीप की। इसकी जो है 250% है जीप की गति, तो हम 30 की 250% बटा 100 निकाल देंगे, जीप की गति निकल आएगी दोस्तों। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 थी 75 किलोमीटर पर आवर जो है जीप की निकल आई दोस्तों। यह जीप है और यह ट्रैक्टर है दोस्तों, यह दोस्तों ट्रैक्टर है, यह जीप है। अब दोस्तों ट्रैक्टर और जीप का यह निकल आई है चाल। अब पूछ रहा है कार की। अब दोस्तों कार की आ गई, जब इनकी निकल आई अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कोई भी हम ले लें, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, अनुपात मैम ने पढ़ाया होगा, मैंने भी बताया है कि इनकी दृष्टि से जैसे कह रहे हैं ट्रैक्टर की 2 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, यह अनुपात में 2 दे रहे हैं और 2 की वैल्यू यह 30 दे रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 15 निकलेगी। अगर हम जीप के हिसाब से निकालेंगे तो इनकी जीप की कितनी दे रहे हैं 5 और इनके हिसाब से 75 दे रहे हैं, तो 15 पना 75 तो भी 15 आएगा, इधर से ही 15 आएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 15 निकल के आई। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 15 निकल के आ रही है। जैसे हम ट्रैक्टर से सॉल्व करेंगे 30/2 तो 15 किलोमीटर हमारी 15 1 यूनिट की यह वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमें चाहिए है कार की दी गई है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के लिए 15 × 3 बराबर 45, यह हमारी कार की चाल निकल आई दोस्तों। काल लिख गया, सॉरी दोस्तों, कार की चाल 45 किलोमीटर पर आवर, यह किसकी है दोस्तों कार की, शायद वहाँ नीचे ना दिख रहा हो, यह कार की चाल है दोस्तों। अब कुछ नहीं है, अब सीधा सीधा सब दिख रहा है, सब आपको कार और जीप की औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। कार और औसत जीप की चाल कितनी निकलेगी दोस्तों, कार की चाल ये दी गई है, जीप की चाल ये दी गई है, सॉरी ये ट्रैक्टर की है, जीप की ये दी गई 75, यह 45 दी गई है, 75 दी गई है, 7 4 11 5 दूनी 10 120 हो गया दोस्तों। कार प्लस ट्रैक्टर 75 प्लस 45 120 और औसत पूछ रहा है 2 लोगों का, तो बटा 2 लिखना पड़ेगा, बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, यह औसत चाल निकल के आई दोस्तों। कार और जीप की औसत चाल है यह दोस्तों, क्या है औसत चाल किसकी दोस्तों, कार और जीप की यह औसत चाल है दोस्तों। बस यही हमारा अंतिम आंसर होगा दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा 6वें नंबर का क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। इसको अब मैं रेस कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6वें क्वेश्चन की ओर। अब हम 6वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलेंगे। तो दोस्तों 6वें क्वेश्चन को करना है अब हमें सॉल्व। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 5:6:8 में के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धनराशि 210 रुपये है, कुल धनराशि 210 रुपये है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछ रहा है वह दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, जो अनुपात दिया गया है 5:6:8 के अनुपात में, कुल धनराशि 210 है, तो वह पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के कैसे होंगे दोस्तों। इसके लिए सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा आसान तरीका है दोस्तों। 6वां क्वेश्चन हमारा यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसको लिखेंगे हम 1 रुपये रेशियो 0.50 पैसे रेशियो 0.25 पैसे यह दिए गए हैं। इनका रेशियो दिया गया है 5:6:8 के अनुपात में दिए गए हैं दोस्तों। और यह कुल धनराशि 210 दी गई, उसका बाद में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। पहले हमें निकालना पड़ेगा इनके हिसाब से यह कितने रुपए बन रहे हैं, तो इनके लिए हमें निकालना पड़ेगा। 1 रुपये के 5 सिक्के हैं वह कह रहे, तो 1 रुपये के 5 सिक्के मतलब 5 एकम 5 रुपये बनेंगे, 5 रुपये बन गए। अब दोस्तों फिर ये आई बात, 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 3 रुपये बनेंगे, 5 6 का 30 आ गया दोस्तों, यानी कि 3 आ जाएगा, 3 रुपये बन जाएंगे यहाँ पे। फिर दोस्तों 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 1 रुपये में 4 होते हैं,
8 सिक्के दिए गए हैं, 4 4 दूनी 8, 8 सिक्के कितने में हो जाएंगे? 2 रुपए में दोस्तों, या फिर 25 अट्ठे 200 होता है, तो 2 रुपए में ये पूरे सिक्के हो गए। कितने निकले इनके हिसाब से? 5 3 8 2 10 रुपए निकल रहे हो। और ये बोल रहे हैं को कुल धनराशि 210 है, ये बोल रहे हैं कि 10 रुपए है, तो कुल राशि बराबर 210। और इनके हिसाब से जो है 5 धन 3 धन 2 बराबर 10 रुपए है। तो दोस्तों हम कुल के बराबर इनकी राशि रख सकते हैं, मतलब कि हम इसको बटे काट सकते हैं। एक की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि एक अनुपात निकालना है, तो 210 बटे 10 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए है। यह हमारी पूरी यूनिट दी गई, यह हमारी 10 यूनिट है, हमें 1 यूनिट की चाहिए, तो 21 आएगी 1 यूनिट हमारी। 1 यूनिट 21 आ चुकी है दोस्तों। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे जिसकी निकाल सकते। ये हमारी यूनिट्स दी गई हैं 5 6 8, यानी कि अनुपात वाला सिस्टम। इसको इसमें इंटू करते जाएंगे तो सभी प्रकार के सिक्के आ जाएंगे, जैसे कि दोस्तों 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। यह दोस्तों अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं कैसे आ जाएंगे यह हमारे, जैसे कि 21 पंचे 21 गुणा 5, 21 पंचे दोस्तों 105 होता है, यह हमारे 1 रुपए के सिक्के आ गए। 21 गुणा 6, 21 गुणा 6 126 होता है दोस्तों। पहाड़े याद कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए, घन याद कर लीजिए, इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने में, आप लोगों को मुझे समझाने में यह बहुत टाइम लगता है। नहीं तो 30 सेकंड से 40 सेकंड का यह सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार से आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आप लोग भी ऐसे ही फर्राटेदार मैथ हो जाएगी आप लोगों की। और 21 इंटू 8, 21 गुणा 8, तो 21 गुणा 8 168 हो जाएगा दोस्तों। यह हमारे सिक्के निकल के आ गए हैं। वह पूछ रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्के, यह सिक्के हैं दोस्तों, सिक्के 1 रुपए के, और ये 50 पैसे के, यह 25 पैसे के। यह हमारे आंसर हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, केवल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें थोड़े से चेंजेस हैं जो बच्चे को परेशान कर देते हैं पेपर में कि सर ने ये चीज़ तो नहीं बताई, ये कैसे हो जाएगा अब सॉल्व। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न जो यहाँ पे होता है वहाँ मैं ज़रूर लाता हूँ उस चीज़ को, कि जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो पाए दोस्तों। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी प्रकार का कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के 420 सिक्के हैं। इन्होंने यहाँ पे सिक्कों की संख्या बता दी, वहाँ पे धनराशि ही पता थी, यहाँ पे सिक्कों की संख्या पता है कि ये 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 420 हैं। और वह कह रहे हैं उनकी राशि का अनुपात क्रमशः 13 11 7 है। उसमें जो दिया गया था वह सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया था, और यह राशि का अनुपात इसमें दिया गया है दोस्तों। तो यह दिया गया, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, बस थोड़े से चेंजेस करेंगे। 7वें नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है दोस्तों? 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे, यह अनुपात दिए गए हैं दोस्तों। कितने दिए गए हैं? 13 11 7। वो बोल रहे हैं 13 के अनुपात में है, यह 11 के अनुपात में है, और यह 7 के अनुपात में है। अब आप एक चीज़ बताइए कि 1 रुपए के सिक्के हैं या 50 रुपए के सिक्के हैं और 20 रुपए के सिक्के हैं। ये 20 पैसे के सिक्के हैं, सॉरी 50 पैसे 20 पैसे, और यह सिक्कों के अनुपात दिए गए हैं, वो धनराशि का अनुपात, सॉरी धनराशि का अनुपात है, यह राशि का अनुपात है। यह इनके हिसाब से इतनी राशि दी गई है। तो एक चीज़ बताएं कि अगर हमें 1 रुपये में कितने सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के होने चाहिए कि 13 धनराशि हो जाए? 13 सिक्के होने चाहिए। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं दोस्तों 13 सिक्के। यह जो है राशि का अनुपात है, और अब जो निकलेगा वह क्या निकलेगा?
सिक्कों का अनुपात। अब दोस्तों सिक्कों का अनुपात निकल रहा है, यह राशि का अनुपात है और यह सिक्कों का अनुपात है, इनमें मत कंफ्यूज होना, इसीलिए क्वेश्चन को लिया है। अगर अब हम कह रहे हैं कि 11 हमारे पास रुपए हैं और 50 पैसे के सिक्के कितने जोड़े जाएं कि 11 रुपए हो जाएं, हमें पता है 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 रुपए में दोगुने कर दें दोस्तों, इंटू 2 कर दें, 11 दूनी 22 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों, 22 सिक्के हमारे इसमें हो जाएंगे 11 रुपए में। अब कह रहा है कि 20 पैसे के हम ऐसे कितने सिक्के लें कि 7 बन जाएं, 7 रुपए हो जाएं, तो हमको पता है कि 1 रुपए में कितने होते दोस्तों, 5 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपए में 5 सिक्के होते तो 7 रुपए में कितने हो जाएंगे, 35 सिक्के हो जाएंगे, 7 पना 35। अब हमारा यह सिक्कों का अनुपात आ चुका है। अब वही चीज आ गई जो बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 420 सिक्के हैं कुल सिक्के कितने हैं दोस्तों, 420, कुल सिक्के 420 हैं और इनके हिसाब से कितने हो रहे हैं दोस्तों, 5 2 7 3 10 की 0, हासिल आई 1, 3 1 4 4 2 6 6 1 7, 70 सिक्के आ रहे हैं इनके हिसाब से 70, इनके हिसाब से 720 है, यह 70 यूनिट हैं और यह 420 यूनिट है, तो हमें 1 यूनिट चाहिए, तो 1 सिक्का चाहिए हमें, मतलब कि 1 यूनिट चाहिए दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 420 के बटे में हम 70 कर देंगे, क्योंकि यह कुल सिक्के हैं और यह कुल सिक्कों का अनुपात है, तो 0 से 0 7 6 42, 1 बराबर 6 की वैल्यू आ गई। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर 6 वैल्यू आ गई। अब पूछ रहे हैं 50 पैसे के सिक्के, तो हमें पता है कि 50 पैसे के सिक्के पूछ रहे हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्तों, ये 22 सिक्के हैं, यह क्योंकि मैंने बताया ना सिक्कों का अनुपात है, तो 50 पैसे के 22 सिक्के हैं और वो बोल रहा है 1 की यूनिट 6 है, तो 22 गुणा 6 कर दें दोस्तों, तो यह 50 पैसे के सिक्के निकल आएंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 22 छक्के 132, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों 50 पैसे के। यही हमारा अंतिम आंसर होगा दोस्तों। इसके आगे कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से कर देंगे। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्तों, 132। बस दोस्तों यही हमारा अंतिम आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि ए और बी 1500 रुपये और 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं या बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे कि ए मैं हो गया और बी आप होगा देखने वाले। मैंने एक बिजनेस शुरू किया 1500 रुपये और 2000 रुपये से। ए जो है एक है ए और बी ने 1500, मतलब कि यहाँ पे ए के लिए दिया गया है 1500, बी के लिए दिया गया है 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यापार में हिस्सा कर लिया। दोस्तों ए 1500 और बी 2000 के साथ लगाकर व्यापार शुरू करते हैं और 4 महीने के बाद सी भाई सब भी आ जाते, वो बोलते हैं हम 2250 रुपये लगाएंगे और हम भी आपके हिस्सेदार हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है लगा दो, तो उनने भी लगा दिए 2250, तो उनने लगाए तो व्यापार की वो हिस्सेदार हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है कि फिर ये बोल रहे हैं कि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने के बाद निकाल ली। बी भाई जब चतुर थे वो बोले हमें 9 महीने ही रुपए लगाने, अब हमें चाहिए, तो वो 9 महीने के बाद निकाल लिए और साल के अंत में 900 रुपये का लाभ हो रहा है। वह जब कुछ ना बोला जाए तो मत समझ जाएं कि 1 साल की बात हो रही है। यहाँ पे कोई बताया नहीं गया कि 1 साल या 12 महीने, तो हमें 12 महीने पे ही गणना करनी पड़ेगी जब कुछ ना कहा जाए। तो 12 महीने, क्योंकि यह 9 महीने निकाल रहा है तो 1 साल की बात हो गई। तो 1 साल रुपये निकाल 900 रुपये की कुल लाभ में बी का क्या लाभ होगा। अब ये भाग भी गए, वो बोल रहे हमारे पैसे भी बताओ एंड में कितने होगा, मैं दे दो। तो चलो अब इनको पैसे दे दें कितने चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं दोस्तों सॉल्व। तो दोस्तों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसको साझा बोलते हैं या साझेदार बोलते हैं या पार्टनरशिप या पार्टनर बोलते हैं। तो ए बी और सी, यहाँ पे दोस्तों जगह कम हो जाएगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। 8वां के सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ए बी और सी। ए भाई साहब ने 1500 रुपये लगाए, 1500 रुपये लगाए। अब इनने निकाले तो कहीं पे नहीं है दोस्तों, तो ये ऑब्वियसली इनने पता है कि मतलब 12 महीने के लिए लगाया है, 12 महीने के लिए लगाए रेशियो। फिर बी ने 2000 रुपये लगाए, इनने भी कहीं पे नहीं निकाले। बी ने कहाँ निकाले, 9 महीने बाद, मतलब बी ने 1 साल नहीं रुपए लगाए, केवल कितने लगाए, 9 महीने लगाए। तो बी के कितने 2000 रुपये 9 महीने लगा दो, ठीक है, दे दो बेचारे को, उसको चाहिए रुपए, 9 महीने तक लगा दो। फिर सी के देखो, अब सी बोल रहा है कि हम 4 महीने बाद आए, हमें हिस्सेदार बनाओ और हम 1 साल के बाद में लाभ दो। तो भाई साहब ये 4 महीने के बाद आए हैं, 1 साल में 12 महीने होते, 12 में से 4 घटाएंगे 8 महीने, यह क्या लगाएंगे, 8 महीने रुपए लगाएंगे अपने, कितने 2250। यह 2250 की रकम लेके आए और 8 महीने लगा दिया इनने। अब हमें कुछ नहीं करना, रेशियो दिया गया है, जो कट रहा वो काट दो, नहीं कट रहा तो इंटू कर लो। कट रहा है जैसे 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है दोस्तों। और कुछ कट रहा है क्या, कट सकता है, काट दो। अगर काटना है तो, नहीं काटना तो सीधा सीधा इंटू कर दो, इंटू आता हो। नहीं तो काटना है, जैसे 1 0 यह है, 1 0 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काटना पड़ेगा आपको। अगर इंटू करना आता हो तो इंटू कर दो। जैसे मुझे 12 और 15 का इंटू आता है, जैसे आप भी रट लीजिए, 12 15 180 होता है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिए ये चीज़। 36 पंचे 180 होता है, 12 15 में 180 होता है। तो 180 तो ये हो गया, और एक 0 का 0 लगा दिया, 1800 आ गया रेशियो। फिर यहाँ 2 नंबर 1800 यहाँ भी आ गया। अरे क्या हो रहा भाई, 225 का 8 में गुणा करना है, 2 अट्ठे 1600, 25 अट्ठे 200, 1600 200 1800। भाई हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, हमने कहा तोड़ो, जितना तोड़ सको तोड़ दो उसको। 2 अट्ठे 1600, हमने भाई 225 है, 2 अट्ठे 16 कर दिया, 2 0 यहाँ पे 2 0 मान लो, 16 हो गया। 25 अट्ठे 200, 200 इसमें जोड़ दो, 1800 आंसर आ जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना, बस मैथमेटिक्स का कमाल है, जुड़े रहिए, ये भी ट्रिक लेके आएंगे आपको। अब कुछ नहीं, सब समान है, सबको काट दो, 1:1:1 है, सबको बराबर मिला। ये भी भाग गए थे, सोचे कि हम, ये लोग सोचे चलो भाग गया, हमें ज़्यादा मिलेगा, ये भाई सब बोले, लेकिन उन्हें नहीं, वो बराबर मिल गए, मतलब 1-1 रुपये में 1-1 के अनुपात में मिला। अब भाई कुल धनराशि का लाभ था 900। अब इनके हिसाब से जो लाभ हो रहा है 1 2 3 यूनिट है, और इनके हिसाब से 900 रुपये हैं, तो 3 यूनिट बराबर 900 दोस्तों। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 त्रिका 9, 300 रुपये। अब 300 इनके बैठे, ए भाई सब के, 300 बी के बैठे और 300 ए के बैठे, सबके 300 आ गए। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि 900 था, 3 1 दिख रहा, हमें 1 बराबर बांटना है, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब 300 300 300। तो बस उनने पूछा है बी का लाभ क्या होगा, तो बी का लाभ दोस्तों 300 रुपये हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 300 हमारा आंसर हो जाएगा बी का दोस्तों। अब चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह पेपर में रखा हुआ मिलता है, और जो बच्चा गणना नहीं कर पाता है तो इसको छोड़ के चला आता है। इससे आपको भयभीत नहीं होना है, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, भले ही एवरेज का क्वेश्चन है। यह दिख रहा है सोम मंगलवार, यह मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध गुरु शुक्र का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार मंगल बुध गुरु का 31 डिग्री सेल्सियस, और मंगल बुध गुरु व शुक्र, इसमें शुक्र ऐड हो गया, 29.5 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार का औसत तापमान शुक्र के औसत तापमान से 37.2% ज़्यादा है। तो सोमवार का तापमान क्या होगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा लेंदी है, आप लोग सोचेंगे ये कैसे सॉल्व होगा, दिमाग लगाएंगे, बहुत ही आसान है। हम जानते हैं, आपने इंग्लिश में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर से आ गया, सुना होगा ये। तो दोस्तों हम 9वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चल रहे हैं। यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों। सोमवार को हम मंडे बोलते हैं, एम से डिनोट कर देंगे। मंगलवार को ट्यूसडे, TUED से कर देंगे। वेडनेसडे और यह थर्सडे, या फिर हिंदी में ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हिंदी में लिखे दे रहा, बहुत देर हो गया इंग्लिश में लिखते लिखते। सोमवार धन, मंगलवार धन, बुधवार धन और गुरुवार बराबर कितना है दोस्तों? इनका औसत तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस। यह तापमान है औसत तापमान दोस्तों। यह क्या है? इन चारों का क्या है दोस्तों? औसत तापमान। औसत तापमान है यह दोस्तों, यह औसत तापमान है। अब इसका हमें योग निकालना पड़ेगा, तो हमने बताया था योग निकालने के लिए 4 का इंटू करते हैं औसत में 4 का इंटू करेंगे। 4 एकम 4, 4 ती 12, 124 आ जाएगा। यह हमारा क्या योग आ जाएगा इन 4 लोगों का, इतना टोटल योग हो जाएगा 124 दोस्तों। अब हम चलेंगे दोस्तों, मंगल, बुध, गुरु व शुक्र का औसत तापमान कितना है दोस्तों? 29.5। अब दोस्तों औसत तापमान मंगलवार, गुरुवार धन शुक्रवार, नहीं बुधवार तो छूट गया दोस्तों। मंगल, बुध, गुरु और दोस्तों शुक्र बराबर 29.5। यह भी 4 लोगों का है, तो इसमें 4 का इंटू कर देंगे तो 29 पंचे 145 होता दोस्तों। 145 में 29 घटाइए, कैसे घटाएंगे? इसको भी तोड़िए दोस्तों। उन 5 चौको 20, देखो 2 चौको 8, मतलब कितना हो गया दोस्तों? 80। 20 चौको 80 हो गया, 9 चौको 36 हो गया, कितना हो गया दोस्तों? 8 3 11, 116 और 5 चौको 20, कितना हो गया दोस्तों? 20 मतलब 2, 116.2 होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखते हैं दोस्तों, 116.2 बता रहा हूँ, शायद गलत हो या सही देखते हैं। 4 चौक पंचे 20, 0 दशमलव लगाया, 4 नम 36, 36 और 2 38, 4 पंचे 20 की 0, 4 नम 36, 2 38, हासिलाएँ 3, 4 ती 12, 12 और 3 15। मैं दोस्तों गलत हूँ शायद। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 की 0, 4 नम 36, 2 38, 4 दूनी 8, 3 11, सॉरी हाँ 118। वो थोड़ा सा जोड़ने में गलत हो गया होगा, 118 आ रहा तो वहाँ पे 116 बता रहे थे, यहाँ पे 118 आ रहा है दोस्तों, 118 आ रहा है। अब हम चलेंगे इसके आगे, बताएंगे दोस्तों इसके आगे होगा जो, इसके आगे अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? इसमें दिया गया है कि इसमें आप पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं वो कि सोमवार का औसत तापमान। अब हमें यह देखना है कि यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। अब हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे तब समझ में आएगा दोस्तों। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, गुरु, मंगल, बुध, गुरु। यहाँ पे सोम और शुक्र अलग है, तो इसको हम काट सकते दोस्तों, क्योंकि ये जब लिखेंगे इसको इंग्लिश में लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर कितना है योग? 124 है। और इसको लिखेंगे ट्यूसडे, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों फिर इसको ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे बराबर 118 दोस्तों। अब हमें यह घटाना है तो क्या करेंगे दोस्तों? यह माइनस का हो जाएगा, प्लस की जगह यह कट जाएगा, यह कट जाएगा। मंडे माइनस फ्राइडे आ जाएगा यह हमारा, क्योंकि माइनस माइनस है तो यह प्लस का माइनस हो जाएगा, यह माइनस। तो मंडे माइनस फ्राइडे बराबर 124 माइनस 118, यह आ गया दोस्तों। अब हमारा मंडे माइनस फ्राइडे, मंडे और फ्राइडे का अंतर कितना निकला दोस्तों? 8 6 14, 6 निकल के आया। मंडे और फ्राइडे का अंतर कितना निकला दोस्तों? 6।
और वो क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, सोमवार का औसत तापमान शुक्र के तापमान से 37.2% ज़्यादा है। अब दोस्तों परसेंट की बात आ गई है। 37.2% को हम क्या लिख सकते हैं, 37 दूनी 74, 1 75/2 और परसेंट लगा तो इंटू में 100, 25 × 75, 25 × 100, 3/8 लिख सकते दोस्तों। 3/8 हमारा 37.2% निकल के आया। बहुत पसीना आ रहा है दोस्तों, गर्मी बहुत लग रही है, तो 3/8 लिख सकते हैं दोस्तों। यह इतना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, उन्होंने कहा सोमवार का तापमान शुक्र के तापमान से इतना ज़्यादा है, तो हम क्यों ना मान लें कि शुक्र का तापमान हमारा 8 हो जाएगा और सोमवार का तापमान इतना ज़्यादा है, तो हम 8 और 3 11, सोमवार का तापमान कितना मान लेंगे दोस्तों, हम दोस्तों सोमवार का तापमान जो है मंडे को हम कितना मान सकते हैं दोस्तों, 8 और 3 11 मान सकते हैं, बराबर 11। और फ्राइडे को क्या मान सकते हैं, हम 8 मान सकते हैं, क्योंकि उसने बोला ना 8 का अगर हम इतना परसेंट निकालेंगे 37.2% तो 11 ही आएगा। आप लोगों को करके भी बता दे रहे हैं, 37.11% बराबर 3/8 है, तो 3/8 ये कर देंगे हम दोस्तों, 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 ही तो आ जाएगा। भाई परसेंट है, परसेंट की वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो भाई वही तो आ रहा है बंदे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये फ्राइडे का आ गया, ये मंडे की वैल्यू आ गई है। अब इनका जो अंतर दे रहा है, कितने का अंतर है, 3 का, और इनके हिसाब से क्या अंतर है, 6 का। समझ रहे हैं दोस्तों, मंडे और फ्राइडे का अंतर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे मंडे फ्राइडे का अंतर 3 दे रहे हैं, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल देंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2 आ चुकी है। अब हम आराम से कर सकते हैं, जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ चुकी है और हमें पता है, उसने पूछा है सोमवार का तापमान क्या होगा, तो हमको पता है कि मंडे की जो वैल्यू है वह 11 निकल रही है और 1 यूनिट की 2 है, तो 11 × 2 कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों सोमवार की वैल्यू 11 × 2 कर देंगे तो 22 हमारा डिग्री सेल्सियस यह उत्तर आ जाएगा दोस्तों। यह हमारा अंतिम उत्तर होगा, इसके आगे कुछ नहीं करना दोस्तों, यही मेथड है इसका। भले ही ऊपर नीचे लिख गया हो, आप लोग समझ लीजिए कि पहले मैंने लिखा, इसको यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने, यह पहले लिखना है आपको जो बोल रहा है भाषा में, फिर इसको लिखना है, फिर हमें कॉमन तलाशना है, फिर कॉमन हमें काट देना है, फिर मंडे माइनस फ्राइडे बराबर अंतर निकाला तो 6 का निकला दोस्तों। फिर यही मेथड चलेगा दोस्तों। फिर इसके बाद हमें देखना है कि वह बोल रहा है कि 37 सही यह 1/2% ज़्यादा है, तो हमने 37 दूनी 74, 1 75/2 गुण 2 में 100 कर दिया, क्योंकि यह परसेंटेज लगा है। 3/8 वैल्यू निकली और वो बोल रहा है कितना ज़्यादा है, तो 8 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 11 निकल आएगा। 8 हम इसकी फ्राइडे की वैल्यू मान ली, इसकी 11 है मंडे की, और फ्राइडे की कितनी है दोस्तों, 8 है, वो 8 है, 3 का डिफरेंस है, इनके हिसाब से 6 का डिफरेंस है, तो 3 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 2 आ गया, और यहाँ पे 11 यूनिट दी गई हैं, तो 11 दूनी 22 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब हमारा यह आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। कल फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन या फिर ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों को कोई अच्छी क्लास देंगे, जो मुझे अच्छी लगेगी वही क्लास दी जाएगी आप लोगों को दोस्तों। जो आप लोगों की कमेंट हो, कमेंट में कीजिए, जैसी भी क्लास आप चाह रहे हैं, जिस चीज़ की, जिस टॉपिक की क्लास चाह रहे हैं वह टॉपिक लेके आएंगे आसान से आसान ट्रिकों के साथ में दोस्तों। और जुड़े रहिए हमारे साथ में दोस्तों, बने रहिए दोस्तों, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।